हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग इंटरव्यू के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपका रिलेटेड है स्टील से, कि स्टील से अगर कोई आईएएस कोड से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता है तो वो क्या क्या पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन होगा, लेकिन आज हम लोग कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सारे के सारे लगभग आपके आईएएस कोड से हैं। मैं बता भी दूंगा कि कौन सा आईएएस कोड में कहां पे कौन सा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, ताकि आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ पे आप लोग करते रहें साथ साथ में। इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी के साथ ही अगर आप मुझसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आप अपने क्वेरी को वहां पे रेज कर सकते हैं ताकि मैं आप लोग को सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है, आप लोग का यहाँ पे देख लो। फॉर डाया 20 mm मैंड्रिल डाया यूज्ड फॉर बेंड टेस्ट। अगर आपका स्टील का ग्रेड जो है वो अगर आपका Fe 500 है तो स्टील का ग्रेड अलग अलग हो सकता है। Fe 415 जो कि अब यूज नहीं होता जनरली, ठीक है। Fe 500, Fe 500D है, Fe 600, Fe 600D है। इस तरीके से अलग अलग डक्टिलिटी जो हम लोग को बताती है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रेड के लिए हम लोग को मैंड्रिल डाया जो है ना वो अलग अलग यूज करना पड़ता है। साथ में जब डाया चेंज होती है तो भी मैंड्रिल का डाया यहाँ पे चेंज होता है। तो देख लो, सवाल बोल रहा है, मान लो आपके पास एक सरिया है जो कि 20 mm का है, ठीक है, और आपको बेंड करना है, यानी कि अलग अलग आपको शेप का रिंग बनाना है। जो बेंडिंग मशीन होती है ना, बार बेंडिंग मशीन, उस पे आपको रिंग बनाना है, स्टीरअप्स बनाना है। तो जो सरिया है वो आपका 20 mm का है और उसका ग्रेड कितना है, Fe 500 है। तो हम लोग वहां पे जो मैंड्रिल फिक्स करेंगे वो उसका डाया कितना होगा, ठीक है, उसका डाया कितना होगा। तो पहले आप समझ लीजिए मैंड्रिल क्या होता है। देख लो, आप अक्सर देखते होंगे साइड पे इस तरीके का आपका बार बेंडिंग मशीन होता है। मैं मशीन को ऊपर से ऐसे देख रहा हूं, ठीक है, टॉप व्यू आपको बता रहा हूं। तो इसमें देखिएगा, दो यहाँ पे बॉल तरीके का लोहा, एक मोटा लोहा ऐसा यहाँ पे एक बैठा रहता है, एक लोहा यहाँ पे बैठा रहता है और एक ऐसा रहता है, ठीक है। ये जनरल केस में है। बहुत सारे केस में यहाँ पे लंबी पत्ती भी रहती है, तो वो अलग अलग है। जनरल बात करता हूं, ये एक यहाँ पे एक रहेगा लोहा, एक लोहा यहाँ पे रहेगा सर्कुलर में और एक यहाँ पे सर्कुलर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो चीज फिक्स होती है, ये फिक्स होता है और ये फिक्स होता है और ये मूव करता है। हम लोग अपने सरिये को क्या करते हैं, इसके बीच में ऐसे घुसाते हैं, हमारे सरिये को ऐसे बीच में घुसाएंगे, ये वाला मूव करता है। ये मूव करेगा, मूव करते करते इसको क्या करेगा, इधर की तरफ धकेलेगा और ये जाके इस तरीके से आपका जो सरिया है बेंड होता चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूसरे एंगल में चाहिए तो इसका कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से भी बेंड होने लगेगा। मतलब इनिशियल ऐसा था, बेंड होके ऐसे किया, बेंड होके ऐसे किया, मतलब ये इसको ले जाके ऐसे बेंड करता जाएगा। अब इसमें मैंड्रिल कौन सा है, तो ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, जो बैठा हुआ है, इसी को मैंड्रिल कहा जाता है, ठीक है। अब ये मैंड्रिल का डाया डिपेंड करता है डाया ऑफ स्टील बार के ऊपर, और इसका फॉर्मूला दे दिया गया है कि मैंड्रिल का डाया हम लोग कितना पकड़ेंगे। अगर आप लोग आईएस कोड चेक करते हो, आईएस कोड 1786, इस आईएस कोड में जाकर देखिएगा, टेबल बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा कि अलग अलग डाया के लिए आपका मैंड्रिल डाया कितना होगा, साथ में अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए आपका मैंड्रिल डाया कितना होगा। तो मान लो अगर आपका 20 mm का डाया है, ठीक है, और ग्रेड ऑफ स्टील Fe 500 है, तो मैंड्रिल डाया आपका होता है 4 अब ये 5 क्या है आपका, ये 5 है आपका डाया ऑफ बार, मतलब ये 20, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए, अगर कितना आएगा देख लो, 4 गुने 20 करोगे तो कितना आया, 80 mm का। क्लियर हो गया, 80 mm का, समझ में आ गया। तो ये जो मैंड्रिल आपका यहाँ बैठने वाला है, इसका जो ये डाया होगा, ये डाया कितना होगा, ये आपका 80 mm का होगा। इस तरीके से हम लोग मैंड्रिल डाया को निकालते हैं एज पर आईएस कोड, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं अब, चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका भी अब काम नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है यहाँ पे, टॉलरेंस फॉर नॉमिनल मास फॉर 20 mm डाया बार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल जो है ये आपका रोलिंग मार्जिन से जुड़ा हुआ है। अब रोलिंग मार्जिन हम लोग क्यों करते हैं, तो रोलिंग मार्जिन के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को वीडियो बना के दिखाया हुआ है कि रोलिंग मार्जिन हम लोग निकालते क्यों है, रोलिंग मार्जिन के पीछे का फंडा कैसे वर्क करता है, रोलिंग मार्जिन को क्यों जरूरी है साइड पे इंप्लीमेंट करना, ठीक है। अगर आसान भाषा में समझाओ तो हम लोग रिकंसिलेशन करते हैं इसके थ्रू, यानी कि हम लोग का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है वो जिस स्टील के वेट के हिसाब से डिजाइन हुआ है,
हमारा स्टील जो है वो उतना ही लग रहा है ना, कहीं ज्यादा तो नहीं लग जा रहा है, यानी कि वेस्टेज तो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि उतना जरूरत ही नहीं है उसको। अगर जरूरत से ज्यादा स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आप वहां पे अपना वेस्टेज कर ही रहे हो, साथ में वो इकोनॉमिकल नहीं है। आप नेचुरल प्रॉपर्टी को, नेचुरल रिसोर्सेज को भी वहां पे डिप्लॉय कर रहे हो, तो ये सही बात नहीं हुआ। तो आप लोग को प्लानिंग करके पहले देखना होता है, और साथ में जो कंस्ट्रक्शन चल रही होती है उस दौरान भी आपको रोलिंग मार्जिन करते रहना होता है कि हमारा पैसा ज्यादा तो फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्यों ज्यादा जानना जरूरी है, तो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल में समझाता हूं आप लोग को। हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है हमारा बनता है, हम लोग उसमें एक चीज करते हैं, क्या, बीबीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। अब बार बेंडिंग शेड्यूल जब हम लोग करते हैं तो स्टील को हम लोग क्या करते हैं कि वेट के हिसाब से लगाते हैं, क्या कि मान लो ये यहाँ पे कॉलम है, इस कॉलम में चलो 5 किलो लोहा डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं डालते हैं। लेकिन हम लोग लोहा को खरीद के लाते हैं केजी के हिसाब से ही, वेट के हिसाब से, मास के हिसाब से। क्लियर हो गया ना? तो हम लोग 2 टन, 3 टन, 4 टन, 25 टन, 30 टन इस तरीके से लोहा खरीद के लाते हैं, लेकिन लगाते हैं केजी के हिसाब से नहीं, हम लोग लगाते हैं उसको लेंथ के हिसाब से। मतलब हम लोग बीबीएस बनाते हैं, एक मान लो कॉलम है, एक कॉलम है, इस कॉलम में सरिया ऐसे जाएगा, तो मान लो ये 3 मीटर का काटेंगे, 5 मीटर का काटेंगे, मतलब मीटर के हिसाब से हम लोग काट काट के उसको लगा रहे हैं, लेंथ के हिसाब से काट काट के लगा रहे हैं। अब मान लो आप एक कंपनी से खरीदते हो ये स्टील, आप उसको काट के देखे 1 मीटर का वो है, ठीक है, अब वही स्टील आप दूसरे कंपनी से लेके आ रहे हो, ठीक है, वो भी आपका 1 मीटर का ही है, मान लो 1 मीटर काट के। अब जरूरी नहीं कि इसका जो वजन है ना और इसका जो वजन है दोनों सेम हो, दोनों सेम हो, ये जरूरी नहीं है। इसका डाया अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा इससे, तो इसका वजन ज्यादा हो जाएगा और इसका वजन कम हो जाएगा, जबकि हालांकि है दोनों ही 1 मीटर का। मतलब डाया में अगर अंतर आता है तो उसका वेट ज्यादा कम हो सकता है। तो जब हम लोग स्टील लगाते हैं कॉलम में, तो हम लोग तो लेंथ के हिसाब से काट रहे हैं, उस वक्त तो हम लोग वजन देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये देखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग स्टील को खरीद किस में रहे हो, वजन के हिसाब से खरीद रहे हो। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए क्या होता है कि आईएस कोड क्या करता है कि हमारे कंस्ट्रक्शन में जो स्टील हम लोग को डालना है ना, उसका वजन कितना होना चाहिए ये स्टैंडर्ड कर दिया है। अब उस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हम लोग चेक करते हैं कि जो स्टील हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे आ रहा है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है, इसलिए एक बाउंडेशन लिमिट लगा हुआ है। ठीक है, आईएस कोड अगर आप सर्च करोगे, सेम आईएस कोड, मतलब आईएस 1786, इसी आईएस कोड में आपको देखना 25 mm डाया बार के लिए दिया गया है ±3%। मैं समझाता हूं क्या है ये। ±3% से ज्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर प्लस में जाए तो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और माइनस में जाए तो 3% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में? उसके रेस्पेक्ट में जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है। मान लो आपका एक 8 mm का सरिया है, ठीक है, आप क्या किए, उसका 1 मीटर का एक लेंथ काटे, ठीक है, रोलिंग मार्जिन के लिए आप ले जा रहे हो, 1 मीटर का ये सरिया है 8 mm डाया का। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वजन निकालेंगे। तो वजन हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो है आपका d²/162 फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है आपका d²/533। दोनों क्या करता है, ये वाला वैल्यू आपको आंसर देता है केजी पर मीटर में, ठीक है, और ये वाला आंसर आपको देता है केजी पर फीट में, ठीक है, केजी पर फीट में। तो हम लोग ने यहाँ पे 1 मीटर का सरिया काटा है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वहीं अगर आपका सरिया 1 फुट का रहता, 1 फुट का, आपको जानना है कि 1 फुट सरिया है, उसका वजन कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। वहीं आपको जानना है 1 मीटर का सरिया है, उसका वजन कितना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। अब इसके फॉर्मूला से निकालोगे ना, तो आपका आएगा 8 mm का 0.395 केजी, ठीक है, इतना केजी 1 मीटर का वेट। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो फॉर्मूला के हिसाब से निकला मेरा, वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। अब देखेंगे कि जो सरिया हमारे साइड पे आ रहा है उसका 1 मीटर आप काटिए और उसको वजन करके देखिए, वो देखिएगा इतना हो सकता है कि एग्जैक्ट ना मिले, इससे थोड़ा ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा। अब कितना ज्यादा कितना कम, तो देखना होगा कि इसके रेस्पेक्ट में वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज किसके लिए, ये आपका 25 mm डाया के लिए, हर डाया के लिए अलग अलग होता है। समझ में आ गया? 8 के लिए, 10 के लिए, 12 के लिए, 16 के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये मैंने जो आपको बताया, ये 25 mm डाया बार के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अगर मैं समझाऊं तो इस पे मैं 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा क्लास ले सकता हूं। तो आप लोग जाइए, सर्च कीजिए यूट्यूब पे रोलिंग मार्जिन बाई लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, आपको आ जाएगा रोलिंग मार्जिन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, ये रहा रोलिंग मार्जिन,
इससे हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे रिकंसिलेशन करते हैं कि जितना स्टील का फ्लो हो रहा है उतना काम तो हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग इससे चेक करते हैं। और वेस्टेज का कंसिडरेशन जो है वो ज्यादा तो नहीं हो जा रहा, वो सब हम लोग रोलिंग मार्जिन के थ्रू ही चेक करते हैं। कैसे करते हैं सब मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 3-4 वीडियो है, जाके सबको देख लो। तो समझ में आ गया। टॉलरेंस फॉर नॉमिनल मास फॉर 20 mm डाया बार कितना होगा, ±3%। एक एक सवाल पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्योंकि मैं समझा रहा हूं उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, वरना मैं चाहूं तो एक एक मिनट में मैं सब खत्म कर सकता हूं। ठीक है, आपके लिए ही अच्छा है, आप लोग समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा लेंथ ऑफ बार टेकन फॉर रोलिंग मार्जिन। अभी मैंने आपको बता दिया, जब रोलिंग मार्जिन हम लोग कर रहे होते हैं साइड पे, तो हम लोग जो स्टील का सैंपल लेते हैं ना टेस्ट करने के लिए, रोलिंग मार्जिन करने के लिए, तो वो जो सैंपल लेते हैं वो कितने कितने मीटर का लेते हैं स्टैंडर्ड तरीके से। स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो होता है आपका 1 मीटर का। ठीक है, 1-1 मीटर का हम लोग सरिया काटते हैं, हर अलग अलग डाया से, हर अलग अलग लॉट से 3-3 करके। क्लियर हो गया, 1 मीटर का। तो ये आंसर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन टीएमटी बार। जो हमारा टीएमटी बार होता है उसमें कार्बन जो कंटेंट होती है उसको बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि कार्बन का कंटेंट अगर ज्यादा हो जाए तो मुश्किल में पड़ सकते हो, वो बहुत जल्दी क्या होगा कि रस्ट उसमें लगना चालू हो जाएगा। इसलिए जो जंग होती है उस जंग के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल, सबसे बड़ा जिम्मेदार जो होता है वो ये कार्बन कंटेंट ही होता है। तो जो हमारा आईएस कोड है ना, जो हमारा आईएस कोड है, आईएस कोड कौन सा, 1786, बहुत इंपॉर्टेंट आईएस कोड है। इसमें देखिएगा लिखा हुआ है 0.25%। इस परसेंट से ज्यादा आपका जो कार्बन है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्लियर हो गया कार्बन का वैल्यू क्या है। चलिए ये मैक्सिमम है, ठीक है, कम रहेगा ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आईएस कोड फॉर बेंड टेस्ट ऑफ बार। आईएस कोड फॉर बेंड टेस्ट ऑफ बार, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टील मंगवाते हैं खरीद के, उसको हम लोग साइट पे, एक तो रोलिंग मार्जिन हम लोग देख लिया, वो तो करते ही हैं, साथ में हम लोग देखते हैं कि उसका क्वालिटी चेक किया जाता है कि अगर स्टील बार को हम लोग बेंड कर रहे हैं एक सर्टेन एंगल पर, तो वो कहीं फेल तो नहीं हो जा रहा, टूट तो नहीं जा रहा, कोई क्रैक तो नहीं आ जा रहा, कोई रप्चर तो नहीं हो रहा। यानी कि मैं बोलना चाहता हूं क्या कि एक स्टील बार पहले सीधा रहता है, अब उसको जब हम लोग अलग अलग एंगल पर बेंड करते हैं, अलग अलग एंगल पर बेंड करते हैं, तो उसके पीछे में यहाँ पे देखना होता है कि कोई क्रैक तो नहीं आ जा रहा। बहुत सारा स्टील ना बेंड करने में टूट भी जाता है, तो टूट गया तो वैसे ही पूरा फेल हो गया। लेकिन बहुत सारे स्टील जो नहीं टूटते हैं तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई दरारें, कोई क्रैक्स, कोई फ्रैक्चर ये तो नहीं आ रही है। अगर वो भी आ रही है तो वो भी लॉट आपको नहीं लेना है, वो लौटा देना है। बहुत खतरनाक हो जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे उसको यूज करना। समझ में आ गया। तो ये जो हम लोग देखते हैं ना बेंड टेस्ट के बारे में, तो इसके लिए कौन सा आईएस कोड हम लोग को दिया गया है, तो ये है आपका आईएस कोड 1599। क्लियर हो गया। ये आईएस कोड 1599 को मानकर हम लोग बेंड टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, बार सैंपल फॉर बेंड टेस्ट, बेंड एट डैश एंगल। देखो जनरली हम लोग जो बेंड टेस्ट करते हैं ना वो दो टाइप के, एक तो बेंड होता है, एक रिबेंड होता है। बेंड रिबेंड से आपको समझ में आ रहा है, वो समझ में आ जाएगा आपको आगे चल के, मैंने वो क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिया हुआ है, रिबेंड वाला भी। बेंड टेस्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जब लोग बेंड टेस्ट करते हैं तो हम लोग जो सरिया रहता है वो कितने एंगल पे मोड़ता है। इसका बहुत कोई जवाब दे देते हो कि हम लोग करते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन नहीं, और साइड पे भी 90 डिग्री करके ही चेक करके स्टील को पास कर देता है, लेकिन ये पूरे तरीके से गलत प्रोसेस है। जो हमारा आईएस कोड है ना 1599, ये बोलता है कि जब भी हम लोग बेंड टेस्ट कर रहे होते हैं, बेंड टेस्ट, तो जो स्टील है हमारा इनिशियली कितना था, ऐसे स्ट्रेट था, ठीक है, यानी कि 0 एंगल पे है। अब क्या हो गया, इसको हम लोग को पूरा बेंड करना पड़ता है कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। मतलब ये कितना डिग्री एंगल बनाया पूरा अपना, 180 डिग्री, 180 डिग्री बनाया, यानी कि पूरा उसको मोड़ना है। इनिशियली सीधा था, यहां से इसको पूरा हम लोग मोड़े हैं, यानी कि पूरा आपका 180 डिग्री ये पूरा बनाया है खुद को। तो यहाँ पे आएगा आपका 180 डिग्री। तो बेंड टेस्ट के लिए हम लोग 180 डिग्री एंगल पे हम लोग स्टील को मोड़ के चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई रैप्चर, कोई फ्रैक्चर, कोई क्रैक्स, कोई मतलब कुछ तरीके का भी यहाँ पे आपको दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, इस मुंह पे आप लोग जाके देखिएगा, टूट गया तो ऐसे ही फेल। तो ये चीज है। कोई भी अगर आपसे आर्ग्यू करता है कि नहीं 90 डिग्री पे भी चल जाएगा, तो उसको जाके आईएस कोड दिखा देना। ठीक है, आईएस कोड में ये लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
पहले इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे रीबेंड टेस्ट। रीबेंड टेस्ट में देख लो, बार सैंपल बेंड एट डैश एंगल फॉर रीबेंड टेस्ट। बेंड टेस्ट में 180 डिग्री, तो रीबेंड टेस्ट में कितना? रीबेंड का मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एक ऐसा फंडा आएगा जिसमें हम लोग बार को क्या किए कि एक बार सीधा था, एक एंगल पे बेंड कर दिए, मतलब पहले स्टील बार ऐसा था, इसको ऐसे ले गया, फिर वापस से उल्टा एक बार बेंड करना पड़ेगा। ये फंडा यहाँ पे आता है, इसलिए रीबेंड मतलब एक बार बेंड किए और एक बार बेंड करना है, लेकिन पीछे की तरफ में वापस से। ठीक है, इसको चलिए मिटाते हैं। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग का यहाँ पे दो एंगल आता है। सबसे पहला तो देख लो, एक आपका यहाँ पे स्टील बार था सीधा, ठीक है, ये सीधा हो गया। अब इसको हम लोग रिबेंड टेस्ट करने के लिए ले जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा मकसद है, इस बार को हम लोग इस एंगल पे हम लोग मोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा इनिशियल था, मतलब पहले ये सीधा था, यहां से यहां तक मोड़े। तो जब यहां से यहां तक मोड़े तो ये जो एंगल बनाता है, ये बनाता है आपका 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री पे इसको हम लोग बेंड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका एक प्रोसेस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टील बार को ले जाके 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी करते हैं, उसके अंदर में डालते हैं, फिर निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने बेंड टेस्ट, रीबेंड टेस्ट के ऊपर में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देखिए। आईएएस कोड के हिसाब से कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, वो सब मैंने समझाया है। आपको जस्ट सर्च करना है रीबेंड टेस्ट बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया गया है। तो जब ठंडा हो जाता है तो उस स्टील बार को वापस से लाते हैं। वो स्टील बार उस समय किस कंडीशन में रहता है? 135 डिग्री कंडीशन में। अब हम लोग को वापस क्या करना होता है, इसको पीछे की तरफ में हम लोग बेंड करते हैं, पीछे की तरफ में। अभी ये 135 डिग्री में है, अब ये हम लोग ले जाएंगे इधर की तरफ में। इस कंडीशन में क्या हुआ था कि हम लोग इधर से बेंड किए थे, इस कंडीशन में इधर की तरफ में बेंड करेंगे, मतलब ये वाला आपका 135 डिग्री वाला है, 135 वाला। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर से करके वापस से यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अब ये जो एंगल बनेगा, ये वाला बनता है आपका 157.5 डिग्री। क्लियर हो गया? तो दो एंगल पे हम लोग मोड़ते हैं। सबसे पहले आपको 135 डिग्री पे मोड़ना है, उसके बाद 157.5 डिग्री पे मोड़ना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि यहाँ पे कोई रप्चर, क्रैक, फ्रैक्चर कुछ तरीके का कुछ आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो स्टील बहुत अच्छी क्वालिटी की है, आप उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे, आईएएस कोड फॉर मैंड्रेल डाया फॉर बेंड एंड रिबेंड टेस्ट। अब जब हम लोग ये जो बेंड टेस्ट और रिबेंड टेस्ट कर रहे थे ना, बेंड टेस्ट में 180 डिग्री पे घुमा रहे थे, रिबेंड टेस्ट में हम लोग 135, उसके बाद ये। अब ये जब टेस्ट कर रहे होंगे हम लोग अपने बार बेंडिंग मशीन पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मैंड्रेल जो लगाए रहेंगे ना, जो मैंड्रेल यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, उस मैंड्रेल का जो डाया है ना, वो हमारे डाया ऑफ बार के हिसाब से चेंज होता रहेगा, गेट अप स्टील के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा आईएएस कोड फॉलो करेंगे, जो अभी तक हम लोग ने पढ़ते हुए आया, यानी कि आईएएस कोड 1786। क्लियर हो गया? 1786। इसको समझ के ही हम लोग मैंड्रेल का डाया फिक्स करते हैं, चाहे वो बेंड टेस्ट हो या फिर रिबेंड टेस्ट हो, या फिर साइड पे हम लोग जो बेंड करते हैं ना उसके लिए भी। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और वीडियो कैसा लगा है एक बार मुझे जरूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और समझ में आता है कि हाँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।